हाय गाइस, तो लास्ट वीडियो में अपन ने पेज नंबर 5.13 तक फिनिश किया था, सेक्शन 4 तक। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन अपन ने देखी थी डेफिनेशन वाले वीडियो के अंदर। स्टिल विल रिवाइज दिस। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सबसे पहले तो वो होते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। उसके अलावा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ये चार ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली इंक्लूड होते हैं। जो जनरली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो होते ही, उसके अलावा ये 4 ट्रांजेक्शन और होते हैं। पेमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हैं, कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट किया और उससे इनकम आ रही है, तो कोई रेमिटेंसेज आप अगर अब्रॉड में कर रहे हैं फॉर योर पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन जो कि वहीं पे रहते हैं, और कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन एजुकेशन, तो वो आ जाएगा। ठीक है, यही सब इसके एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम यूके। तो ये मशीनरी है तो कैपिटल एसेट, लेकिन ये इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि इंपोर्ट किया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। और यहाँ पे कोई भी अगर आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें बोलते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे कि एसेट या लायबिलिटी या वो सब क्रिएट हो रहा है। अपन ने देखी थी वो डेफिनेशन वाले वीडियो के अंदर, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन सिंस यहाँ पे मशीनरी इंपोर्ट किया हमने, हमारे पास मशीनरी है, उसको हमने पैसे दे दिए, कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, कुछ बचा हुआ नहीं है किसी का भी। ठीक है, ना PRI का ना PROI का, तो इसलिए ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। एक्सक्यूज़ मी फॉर द वॉइस, बट माई थ्रोट वॉज नॉट वेल, बट स्टिल लेट्स कंटिन्यू विद। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमने मशीनरी इंपोर्ट की शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे लेस देन 6 मंथ्स, तो वो भी हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये नेक्स्ट एग्जांपल है कि गिफ्ट ऑफ मनी दिया, मनी का गिफ्ट दिया अदर देन INR, मतलब किसी और करेंसी का, किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट दिया, उसने गिफ्ट ले लिया, काम खत्म, उसके आगे कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि अगर गिफ्ट दिया है मनी रुपीज़ के अंदर किसी PROI को, मतलब कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसको किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने गिफ्ट दिया है, अगर वो भी रुपीज़ में, तो जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसका यहाँ पे रुपीज़ में एसेट क्रिएट हो गया, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया रेमिट तो कर सकता नहीं है विदाउट परमिशन, या जो भी विदाउट एक्ट में परमिटेड नहीं है तो वो रेमिट तो कर नहीं सकता है। अगर एक्ट में परमिटेड होगा तो ही कर सकता है, तो उसका इंडिया में एसेट क्रिएट हो गया रुपीज़ के अंदर, तो इसलिए उसके लिए कैपिटल एसेट बन गया PROI के लिए, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, न कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप ये सब चीज़ ज़्यादा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देखोगे ना, डेफिनेशन वाले पार्ट में जाकर, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में ये बता रहा है कि अगर PROI पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया गिफ्ट देता है फॉरेन करेंसी में इंडिया के अंदर PRI को, या फिर पर्सन रेजिडेंट, तो वो रेजिडेंट उसको तो वो तो चलेगा, ये चीज़ तो चलेगी। लेकिन अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया गिफ्ट देता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को फॉरेन करेंसी में अब्रॉड, आउटसाइड इंडिया ही गिफ्ट देता है, तो उस पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को उसको गिफ्ट को इंडिया लेके आना पड़ेगा। ये कुछ गिफ्ट के लेकर रूल्स है, गिफ्ट के अंदर स्पेसिफिक कुछ बन सकता है, तो ये वाले पॉइंट पे आप थोड़ा सा अटेंशन पे करना, कोई स्पेसिफिक MCQ या स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर ये है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इसके अंदर ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो RBI के साथ मिलकर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनरल रूल होता है FEMA के अंदर कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस जब तक कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड नहीं है तब तक कि वो परमिटेड होते हैं, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली परमिटेड ना हो तब तक वो प्रोहिबिटेड होते हैं। ठीक है, ये अपन आगे और समझ जाएंगे जब अपन शेड्यूल्स देखेंगे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बेसिकली 3 शेड्यूल्स में दे रखे हैं, जिसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, जो कि स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, तो ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होंगे। इसके बाद में दे रखा है शेड्यूल 2 के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ती है, और शेड्यूल 3 के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें RBI की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, तो शेड्यूल 1 के अंदर अपन देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, कि कोई भी लॉटरी विनिंग, इंडिया में कोई भी लॉटरी से तुमने पैसा जीता है, या कोई भी हॉर्स रेसिंग वगैरह पे या किसी और हॉबी से पैसा जीता है, कोई भी गेम शो वगैरह से पैसा जीता है, तो वो पैसा तुम इंडिया से बाहर लेके जाना, उसके लिए रेमिटेंस कर रहे हो अगर तुम फॉरेन करेंसी में, तो वो प्रोहिबिटेड है। फिर किसी लॉटरी टिकट के परचेज़ के लिए या बैंड मैगजीन वगैरह के परचेज़ के लिए पैसा भेजना इज प्रोहिबिटेड। देन कोई इंडिया की कोई कंपनी है, उसकी जॉइंट वेंचर है आउटसाइड इंडिया, उस जॉइंट वेंचर के थ्रू उसको एजेंट बना करके और वो इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, और उस एक्सपोर्ट के लिए उस एजेंट जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी उसको वो कमीशन का पेमेंट कर रही है, तो और वो कमीशन का पेमेंट एक्चुअली ये सब दिखावा है, वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपनी जॉइंट वेंचर में, और वो पेमेंट कमीशन का पेमेंट दिखा के कर रही है, तो वो जो इस तरह का जो कमीशन का पेमेंट होगा वो भी प्रोहिबिटेड होगा। फिर रेमिटेंस, अगर कोई डिविडेंड, ऐसी कोई कंपनी जिसको डिविडेंड बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है और वो रेमिटेंस करती है आउट ऑफ इंडिया, तो वो ट्रांजैक्शन भी प्रोहिबिटेड है। फिर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, तो वो एक्सपोर्ट के अंडर कोई भी कमीशन का पेमेंट करना प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है टी एंड टोबैको का, तो 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक का कमीशन का पेमेंट आप कर सकते हैं। तो आपको इसमें कीवर्ड याद रखना है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के थ्रू एक्सपोर्ट थ्रू
रुपी स्टेट क्रेडिट रूल, और फिर यहाँ पे डिविडेंड बैलेंसिंग, और यहाँ पे जॉइंट वेंचर या सब्सिडियरी, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद में कॉल बैक सर्विसेज के लिए कोई भी पेमेंट किया तो वो प्रोहिबिटेड, बिल्कुल फालतू है या आउटडेटेड हो चुका है वैसे। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट होता है जिसमें एनआरआईज अपने फंड या फिर नॉन रेजिडेंट्स अपने फंड इंडिया में जमा कराते हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो भी आउटसाइड इंडिया रेमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थे, टोटल 8 ट्रांजेक्शन थे, बेसिकली 7 ही है, ये तो बिल्कुल ही बकवास सा है। तो वो ट्रांजेक्शन बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, दिस यू हैव टू लर्न दिस लिस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन शेड्यूल 2 के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है। इसके अंदर टोटल 8 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं कि जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है। ये अलग अलग तरह के पर्पसेज है रेमिटेंसेस के लिए, और इन पर्पसेज के लिए किस किस मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए होता है वो आपको लर्न करना है। ये लर्न करने वाली चीज़ें तो अपन इसको रीड नहीं करेंगे, फिर भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि कोई भी कल्चरल टूर के लिए जा रहे हैं, कोई भी जैसे कि कॉन्सर्ट वगैरह के लिए जा रहे हैं कोई भी, तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके अंदर एजुकेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये 8 है, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो दिस यू हैव टू लर्न। फिर आ जाता है शेड्यूल 3 आरबीआई अप्रूवल, जिसके अंदर कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी आ जाती है अपनी। तो इसके अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो इंडिविजुअल्स के लिए और एक अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए। तो पहले इंडिविजुअल्स के लिए $250,000 तक, यानी कि 250,000 या फिर $250,000 तक उनको कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना वो विड्रॉ कर सकते हैं, इतने के लिए उसको कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ये $250,000 का पर्पस क्या होना चाहिए, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये 8-9 पर्पसेस दे रखे हैं, यही पर्पस होने चाहिए। क्या है, प्राइवेट विजिट, गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, ट्रैवल फॉर बिजनेस एक्सेट्रा, एंड एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, देन स्टडीज़ अब्रॉड, और एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, यही होने चाहिए। एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में बहुत सारा कवर हो जाएगा। तो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए ही $250,000 तक $US तक का विड्रॉल कर सकते हैं। ये $250,000 US है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट किसी भी करेंसी में विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर सभी ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, लेकिन शेड्यूल 1 में जो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है उनको छोड़ करके, ठीक है। इसके अलावा इससे अगर ज़्यादा $250,000 से ज़्यादा अगर रेमिटेंस चाहिए या एडिशनल रेमिटेंस चाहिए तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। यानी 250,000 तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। और ये 250,000 की लिमिट माइनर्स के लिए भी अवेलेबल है। आगे एक स्पेसिफिक पैराग्राफ दे रखा है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का, उसमें देखेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये 3 ट्रांजेक्शन है जो कि 3 पर्पज़ है, इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडीज़ अब्रॉड। इनके लिए जो भी इमिग्रेशन मतलब आप वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ के ही आप बन रहे हो, तो इनके लिए जैसे कि फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने हॉस्पिटल का लेटर दिखा दिया, या फिर अब्रॉड के लिए आपने यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन लेटर दिखा दिया, तो उसके लिए आपको 250,000 से ज़्यादा की रेमिटेंस की अगर ज़रूरत है, और उसके लिए अगर आपने वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का या फिर हॉस्पिटल का या यूनिवर्सिटी वगैरह का लेटर दिखा दिया, तो भी आपको 250,000 से ज़्यादा रेमिटेंस मिल जाएगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। ये दिस लिस्ट यू हैव टू लर्न, दिस 3 शेड्यूल्स आपको ध्यान रखना है, यही लिखा है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ अपन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि 1 साल के अंदर टोटल लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर आप 250,000 तक का ही विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने पहले सपोज $1,00,000 का विड्रॉल कर लिया है, तो अब आप रिमेनिंग 1,50,000 तक का और विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कोई पर्सन जो कि इंडिया में रेजिडेंट है लेकिन परमानेंटली रेजिडेंट नहीं, मतलब अभी तो वो रेजिडेंट है इंडिया में क्योंकि वो उसने 182 डे वाली कंडीशन या कोई और कंडीशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए आया होगा, वो कंडीशन फुलफिल कर दी, लेकिन इंडिया का परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है और वो किसी फॉरेन नेशन का सिटीज़न है, लेकिन वो पाकिस्तान का सिटीज़न है, यानी फॉरेन सिटीज़न ऑफ अ फॉरेन स्टेट अदर दैन पाकिस्तान, या फिर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया तो है लेकिन वो किसी फॉरेन कंपनी की या किसी फॉरेन सब्सिडियरी वगैरह से डेप्यूटेशन पे आया है इंडिया, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट पे किसी फॉरेन कंपनी या किसी फॉरेन सब्सिडियरी की एम्प्लॉयमेंट में है और वो इंडिया में आया है डेप्यूटेशन पे एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से, तो वो अपनी जो भी नेट सैलरी होगी उस तक का रेमिटेंस कर सकता है। उस नेट सैलरी में से आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सेट्रा एंड अदर डिडक्शंस, वो सब डिडक्शंस करने के बाद में वो अपनी पूरी नेट सैलरी ले जा सकता है, चाहे वो 250,000 से ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी एम्प्लॉयमेंट 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटीज़ फॉर पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल। अदर दैन इंडिविजुअल अगर किसी को रेमिटेंसेस फॉलोइंग रेमिटेंसेस करनी है तो उनको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब इनके अलावा जो भी रेमिटेंसेस करनी है अगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अंदर नहीं आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के अंदर नहीं आती, तो उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीली परमिटेड है। लेकिन ये वाली अगर रेमिटेंसेस करनी है तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या क्या रेमिटेंसेस है, अगर वो डोनेशन दे रहे हैं 1% ऑफ देयर फॉरेन अर्निंग्स या फिर $5,000 $5 लाख
सॉरी 50 लाख $US इन दो विच एवर इज़ लेस। अगर ये डोनेशन दे रहे हैं फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या फिर किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को जो कि आउट ऑफ इंडिया का है, तो उसके लिए उनको आरबीआई की स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। तो डोनेशन वाले की लिमिट क्या है, 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों में जितना उन्होंने फॉरेक्स अर्निंग किया है, पिछले 3 सालों में जितना उन्होंने फॉरेक्स अर्निंग किया उसका 1%, या फिर $50 लाख $US विच एवर इज़ लेस। तो ये जो भी डोनेशन करेंगे उसके लिए उनको, यानी कि इससे कम का अगर डोनेशन कर रहे हैं वो तो चल जाएगा, तो उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर कमीशन अगर वो पे कर रहे हैं किसी एजेंट को जो कि आउटसाइड इंडिया रेजिडेंशियल फ्लैट सेल करवा रहा है और वो कमीशन का पेमेंट है to $25,000 या फिर 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंसेस विच एवर इज़ मोर, तो वो मोर का पेमेंट करने के लिए उनको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर रेमिटेंस, अगर आप कोई आउटसाइड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए आप सर्विसेज ले रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं और उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं $1 करोड़ या उससे ज़्यादा का, तो आपको $1 करोड़ से ज़्यादा का तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। या फिर आप अदर देन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं $1 लाख से ज़्यादा का, तो भी आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 4th पॉइंट कि यूएस में या फिर आउटसाइड इंडिया कोई भी कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की थी और उसके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का अगर आपको रेमिटेंस करना है तो उसके लिए भी आपको आरबीआई परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका लिमिट है रेमिटेंस एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और $1 लाख विच एवर इज़ हाई, तो उसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जो कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में रहता है। अगर ट्रांजेक्शन जो कि ऊपर अबव लिस्टेड नहीं है, ये देखो ये की पॉइंट है कि ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अबव 3 शेड्यूल इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का एडवांटेज होता है। फिर एग्जम्पशन फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम आरएफसी अकाउंट, अगर कोई भी रेमिटेंस आरएफसी अकाउंट से किया है, ठीक है, जो कि शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन के लिए किया, शेड्यूल 1 तो प्रोहिबिटेड ही है, तो शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी रेमिटेंस अगर आरएफसी अकाउंट से किया है तो उसके लिए आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कोई भी रेमिटेंस अगर ईएफसी अकाउंट से किया है तो उसके लिए भी कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेमेंट किया है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के लिए, किसके लिए, मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब के लिए या फिर कमीशन का पेमेंट किया है एजेंट को जो कि रेजिडेंशियल फ्लैट सेल करवा रहा है, तो फिर उसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा ईएफसी यानी कि आरएफसी अकाउंट से अगर ये दोनों के लिए भी पेमेंट किया है तो भी आपको ज़रूरत नहीं है परमिशन लेने की। लेकिन अगर ईएफसी अकाउंट के लिए इन दोनों के अकाउंट से इन दोनों के लिए पेमेंट किया है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग भी है, इसका ध्यान देना। फिर है कि एग्जाम्पशन फॉर पेमेंट बाय इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बाय ऑन अ विजिट, इफ अ पर्सन इज ऑन अ विजिट अब्रॉड ही कैन इनकर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन शेड्यूल 3 इफ ही इनकर्स इट थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, यानी कि वो 2,50,000 से ज़्यादा भी एक्सपेंडिचर इनकर कर सकता है, ठीक है। ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में दिया है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज़ फॉर ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स, तो वो 2,50,000 तक फ्रीली रेमिट करना उनको अलाउड है पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यानी विच इज़ अप्रैल टू मार्च, जो कि फॉर एनी परमिसेबल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर माइनर है तो उसके लिए गार्जियन के सिग्नेचर वगैरह लग जाएंगे, ठीक है। और ये स्कीम कॉर्पोरेट लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और मैच्योर ट्रस्ट वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके। तो ये था हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है बट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इससे थॉरली गो थ्रू होके जाए, ओके। आई होप इट इज़ हेल्पफुल, इफ इट इज़ हेल्पफुल प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोज़, ओके। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।